Hello dear students, I welcome all of you to today's chemistry class, and this is for our 12th standard students. Today we will be discussing the most important and exciting topic in physical chemistry, and topic name is solid state. So before going to discuss in detail about the solid state क्या है, उसके सारे की सारी properties discussion करने पहले let me recommend you some books, as many students have asked me to recommend the books. Yes, here is the list of books you can follow. कोई भी बुक, कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके पास एनसीईआरटी है, जितने सारी एंट्रेंसेस आप फेस करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। और हमारा उड़ीसा जो टेक्स्ट बुक ब्यूरो वो किताब है, वो सिर्फ बोर्ड के लिए है, जो CHEC बोर्ड के लिए, और VK केमिस्ट्री भी है और अच्छा किताब है, वो दोनों बोर्ड के लिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और सेनगेज सीरीज भी है, आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर GRV केमिस्ट्री भी है, प्रदीप भी है, कोई भी किताब आप पढ़ सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट टॉपिक का नाम है सॉलिड स्टेट। मुझे बताइए, ये दुनिया में हम जो मैटर देख रहे हैं, मैटर किसको कहते हैं? व्हाट इज मैटर? मैटर किसको कहते हैं? जैसे कि यू नो मैटर किसको कहते हैं ना, एनीथिंग दैट हैज ए मास एंड ए वॉल्यूम, जिसके पास मास है, कुछ पार्टिकल से बना हुआ है और इसके साथ वॉल्यूम भी है, उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। एंड मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, तीनों स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। मुझे आप बताइए, जहां हम देख रहे हैं ज़्यादातर सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि वाटर हो, अल्कोहल हो, पेट्रोल हो, तुम्हारा मिल्क हो, ये सारे सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, व्हाई सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, व्हाई सम इन लिक्विड स्टेट एंड व्हाई सम इन गैसियस स्टेट? क्या वजह है उसके पीछे, क्या रीजन है? चलिए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमारा दुनिया में याद रखना 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नंबर 1, और नंबर 2 जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कहते हैं। देखो, ये दोनों तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का काम क्या है? इसका काम ऐसा है, इट ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स क्लोजर टुगेदर, इट ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स क्लोजर टुगेदर, पार्टिकल्स टुगेदर, मॉलिक्यूल को पास में लाता है, ये पास लाता है, लेकर आता है, ठीक है। और जो थर्मल एनर्जी उल्टा करता है, वो दूर भगाता है, उनको दूर भगाता है, ठीक है। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, ये दोनों फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में या लिक्विड में या गैसियस स्टेट में। ये दोनों फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर में अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, देखो अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो वो तो कभी मॉलिक्यूल को पास में आने नहीं देगा, वो दूर भगाएगा। इफ मॉलिक्यूल स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, देन इट विल फॉर्म गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मीन्स थर्मल एनर्जी उसी मॉलिक्यूल के अंदर में डोमिनेटिंग फैक्टर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर वो हावी हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। अगर ये रहा गैसियस स्टेट जहां पे थर्मल एनर्जी ज्यादा है, और अगर थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाए मीन्स थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू, टी मीन्स थर्मल एनर्जी इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर दोनों बराबर हो जाए तो सब्सटेंस की रूप बदल जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। देखो, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा रहा, अगर
इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, स्ट्रांग हो गया थर्मल एनर्जी से, मीन्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, तो वो मॉलिक्यूल देखो, वो पार्टिकल्स दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास आ जाते हैं, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट बना लेते हैं। ठीक, तो इफ सम मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द थर्मल एनर्जी। यही है वजह, यही है वजह। देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एक ही फैक्टर है, अगर एक ही फैक्टर है, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 आयनिक फोर्स, आयनिक फोर्स, कोवालेंट फोर्स, दूसरा का नाम है कोवालेंट फोर्स, कोवालेंट फोर्स, और थर्ड वन इज योर वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। देखो ध्यान से सुनो और मेरे बात को समझने की कोशिश करो। आयनिक फोर्सेस क्या है? जो आयन्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, द आयनिक फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन cations and anions, and that force, you know, that force of attraction is equal to K into Q1 Q2 upon R square. R is the distance between them, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R, Q1 is magnitude of positive charge, Q2 is magnitude of negative charge, and K is a constant। ठीक है, देखो अगर आयनिक फोर्सेस किसी मॉलिक्यूल के अंदर में अगर आयनिक फोर्सेस हो तो हम जानते हैं वो सॉलिड होते हैं। सो आयनिक फोर्सेस जिस ही मॉलिक्यूल के अंदर में हो, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जैसे कि NaCl, KCl, these are all ionic compounds because ionic force is existing between them, right? क्या मुझे कोई बता सकता है कुछ सब्सटेंसेस ऐसा है जिसके अंदर में कोवालेंट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोवालेंट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो भी सॉलिड है? क्या कोई बता सकता है? अब सोच में पड़ गए होंगे कि कोवालेंट फोर्सेस तो जिसमें होता है वो तो नॉर्मली लिक्विड या गैसेस होते हैं, है ना? नॉर्मली द कोवालेंट बॉन्ड्स और कोवालेंट मॉलिक्यूल्स आर लिक्विड्स आर गैसेस बिकॉज कोवालेंट बॉन्ड इज रिलेटिवली वीकर देन आयनिक बॉन्ड, राइट? देखो, क्या कोवालेंट फोर्स की वजह से कोई सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है? यस, हो सकता है। देखो डायमंड, डायमंड, ग्राफाइट, नाम तो सुने होंगे, ये सारी की सारी सब्सटेंसेस क्या है? दे आर कोवालेंट सॉलिड्स। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कोवालेंट है। देखो ये कोवालेंट होकर भी, कोवालेंट फोर्सेस वीक फोर्सेस, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, डायमंड और ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट NaCl और आयनिक की KCl से बहुत ही ज्यादा है। ठीक, वो बात में बाद में चर्चा करूंगा। वैन डर वाल्स फोर्स, कैन यू इमेजिन एनी मॉलिक्यूल हैविंग वैन डर वाल्स फोर्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट? मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीक फोर्स है और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? कैन यू इमेजिन? कभी सोच सकते हो क्या? कोई ये तो वीक है, मान लो, हाँ ठीक है, ये तो सबसे वीक है, उसका तो जो मॉलिक्यूल को जोड़ने का जो पावर तो सबसे कम है, कैसे हो सकता है? याद करो कौन है वो? वाटर, आइस, 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 देखो आइस, और तुम्हारा ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और आयोडीन क्रिस्टल, ये सब क्या है? ये तो सॉलिड है। कौन सा फोर्स उसके अंदर में काम कर रहा है? वैन डर वाल्स फोर्स। अब बताओ, इस सॉलिड स्टेट होने के पीछे क्या सिर्फ वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या और कुछ वजह है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल फैक्टर होता तो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन कोवालेंट कंपाउंड यहाँ से जो डायमंड ग्राफाइट हम देख रहे हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा। तो मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि किसी भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है? पहला फैक्टर, अब देखो, ये तो होना बहुत ही जरूरी है, ये तो होना जरूरी है। प्राइमरी कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई बात नहीं,
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है, ये रहना जरूरी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अरेंजमेंट, arrangement of particles, arrangement of particles. Because of this arrangement of particles, diamond or graphite are being covalent compounds, covalent compound होते हुए भी वो आयनिक कंपाउंड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा। डायमंड तो नेचुरल अकरिंग हार्डेस्ट एलिमेंट दुनिया में तो वो डायमंड ही है। तो दोनों फैक्टर जिम्मेदार है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में रहने के लिए, राइट। अब चर्चा करते हैं कि सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस सब तो जानते हैं, थोड़ा मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ। सॉलिड, हाउ यू नो दिस इज सॉलिड, कैसे हमको पता चले कि ये सॉलिड है, क्या सॉलिड के पास कैरेक्टर है, क्या गुण है, जिससे वजह से हम कह सकते हैं ये सॉलिड है। मैंने मेरे हाथ में यू नो इट इज मार्कर, मैं कह रहा हूँ ये सॉलिड है, क्यों? कोई कहे इसके लिक्विड क्यों नहीं कहेंगे, गैस क्यों नहीं कहेंगे, क्यों सॉलिड कहेंगे? बजाय इट हैज शेप, ईच सॉलिड हैज ए डेफिनेट शेप। साइज छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, एक साइज होना चाहिए, एक साइज है उसके पास और वॉल्यूम भी है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सेकेंडली, द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है ना, वो पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, वो बहुत, जैसे कि बस में जो पैसेंजर जा रहे हैं जाम पैक, ऐसे टाइटली पैक्ड। व्हाई दैट टाइटली पैक्ड? बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतने पास पास में परस्पर ये जो जकड़ के बैठे ना, एक दूसरे को पकड़ के बैठे ना, क्यों? प्यार मोह होता है उनके बीच में, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम में मैक्सिमम नंबर पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो सॉलिड का ये कैरेक्टर है, हाई डेंसिटी, शेप, साइज, वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, वेरी क्लोजली पैकिंग, टाइटली पैकिंग and strong intermolecular force of attraction, very strong intermolecular force of attraction and a incompressible. You cannot compress any solid to any small size by giving stress. बाहर से कितना भी बल प्रयोग करो, कितना भी स्ट्रेस दो, उसका साइज या साइज जो मैं कह रहा हूँ कभी छोटा नहीं हो सकता है, टूट सकता है, वो छोटा नहीं होगा, मीन्स इनकम्प्रेसिबल। तो पार्टिकल से, जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है ना, वो पार्टिकल का मोशन क्या होता है, कैसा मोशन वो सब्सटेंस के अंदर में वो एग्जिबिट कर रहे हैं, तो वाइब्रेशनल मोशन। जाने का कहाँ रास्ता है? ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशनल मोशन तो संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशंस। अगर बताइए जो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन में हो, उसका तो एनर्जी होगा वाइब्रेशनल एनर्जी, और वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसेस। और गैसेस मॉलिक्यूल के कंपेयर करेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करेंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल के पास सबसे मिनिमम एनर्जी होता है, ठीक है। और तो और सॉलिड के पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। कई भी सारे सॉलिड्स जैसे हम चारों तरफ देख रहे हैं, ज़्यादातर मैटर तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कहो, शुगर कहो, घर में कई सारे सब्सटेंसेस हम आम जिंदगी में देख रहे हैं, चारों तरफ सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आई, सॉलिड को हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसी बेसिस पे, वही अरेंजमेंट के बेसिस पर, ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हम उसको अरेंजमेंट करेंगे। दैट मीन्स द सॉलिड्स आर ऑल द सॉलिड्स आर broadly classified into two categories. They are broadly classified into two categories on the basis of arrangement, not on the basis of nature of a force of attraction. On the basis of arrangement, all the solids are classified into two categories. Classification. One is the crystalline solid. One is the crystalline solids. Second is the amorphous solids. देखो, what are crystalline solids? क्रिस्टल्स। ज़्यादातर सॉलिड्स दुनिया में वो क्रिस्टल ही होते हैं और क्रिस्टलाइन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? देखो,
अरेंजमेंट में डिफर है। क्रिस्टलाइन में क्या है, द पार्टिकल्स आर रेगुलरली परफेक्टली ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। जिधर देखो थ्रू आउट द बल्क ऑफ द क्रिस्टल, एक क्रिस्टल ले लो, मान लो ये क्रिस्टल मैंने उठा लिया, ये क्रिस्टल है, देखो ये क्रिस्टल मैंने ले लिया, जिस पार्टिकल से बना हुआ है ना, चारों तरह देखो परफेक्ट अरेंजमेंट, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज, हाइट वाइज, जिधर देखो परफेक्ट अरेंजमेंट। रिपब्लिक डे पैरेड तो देखे होंगे, जब सोल्जर्स आते हैं ना, बैच बाय बैच पैरेड करते हुए आ रहे हैं ना, अब देखो उनका जो हेड देखो, हेड्स को देखो कितने परफेक्ट साइज में नजर आ रहा है, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज और डायगोनल, जिधर देखो परफेक्ट अरेंजमेंट। ऐसे ही अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और ऐसे ही अरेंजमेंट जिस सॉलिड में वो देखने को मिलेगा वो जरूर क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होगा। तो परफेक्टली ज्योमेट्रिकल ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द बल्क, जिधर देखो बाहर भीतर अंदर सब, हर जगह में परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। ओके, तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड विद इन द होल सॉलिड में चारों तरह परफेक्ट अरेंजमेंट, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज, हाइट वाइज, जिधर देखो बहुत ही परफेक्ट अरेंजमेंट, जबरदस्त अरेंजमेंट। अमरफस में क्या है, जंगल में जैसे पेड़ पौधा है ना, जिधर देखो डिजॉर्डर, जिधर से देखो डिजॉर्डर अरेंजमेंट। हाँ, हो सकता है बीच बीच में कहीं ना कहीं कभी कभी ऑर्डरली अरेंजमेंट हो सकता है, देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल देयर इज ए डिजॉर्डरनेस। दिस ऑर्डरनेस, दिस इज ऑर्डरनेस, दिस इज डिजॉर्डरनेस, ओवरऑल डिजॉर्डरनेस। ठीक है। नंबर 2, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, मान लो किसी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस, 1199 तक, 1199 तक पता ही नहीं चलेगा कि अगली 1 डिग्री में इसके साथ क्या होने वाला है। 1199 तक वो ऐसे ही रहा, कुछ नजर नहीं आया कि क्या होने वाला है। जब 1200 टच करेगा, ऑल ऑफ ए सडन यू विल स्टार्ट मेल्टिंग। शार्प मीन शार्प, 1200 1 डिग्री नहीं होगा, 1199 डिग्री नहीं होगा, और 1200 तक, 1200 मीन्स वेस्टर्न पंक्चुअलिटी। वेस्टर्न कंट्री में 12 बजे अगर मीटिंग होना है तो 12 बजे, तो 12 मीन्स 12, उसी टाइम पे मीटिंग होगा। ये रहा क्रिस्टलाइन एटीट्यूड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टर। ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इधर में, ये इंडियन पंक्चुअलिटी है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं। मान लो मीटिंग 12 बजे को होने को है, 12 बजे टाइम दिया गया, मीटिंग होगा। कभी होता है इंडिया में, नेताजी आ रहे हैं, इंतजार करो, 12 गया, 1 गया, 2 बज गया, 3। ठीक है। ये रहा अमोर्फस का कैरेक्टर, और टिपिकल इंडियन का कैरेक्टर है अमोर्फस। मीन्स नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, रेंज ऑफ टेम्परेचर। मीन्स अमोर्फस सॉलिड के पास ये कैरेक्टर है। व्हेन यू हीट इट, जब पहले हीट करोगे तो इट विल बिकम सॉफ्ट फास्ट, पहले सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद वो मेल्ट करना शुरू करेगा, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर में, रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो मेल्ट करता है। सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, no sharp melting point, on heating it becomes soft, then start melting on range of a temperature, at range of a temperature. That is why it is called as supercooled liquid or liquids at all temperature, liquids at all temperature भी उसको हम कहते हैं। ठीक है। These are rough to touch, अगर तुम्हारे उंगली में रख के उसको ऐसे ही चलाओगे तो पता चला कि ये थोड़ा थोड़ा रफ लग रहा है, रफ, हाथों को रफनेस आ रहा है। ये स्लिपरी, पॉलिश्ड, ग्रिजी टू टच, सॉफ्ट टू टच। ठीक है। ये रहा रफ टू टच, ऐसे ही पता चलेगा तुमको। कुछ सॉल्ट दिया गया, सब्सटेंस दिया गया, पूछा जाएगा कि ये क्रिस्टलाइन या अमोर्फस, देखो ऐसे ही तुम करके अपनी हाथों से, उंगली से उसको रगड़ के
पता कर सकते हैं कि ये क्रिस्टल या अमरफस है, ठीक है। When you cut the crystal, when you cut the crystal, जब क्रिस्टल को हम काटेंगे 2 पीस में, तो अगर क्रिस्टलाइन है इट विल गिव यू 2 पीसेस विथ प्लानर सरफेस, ठीक है। जब काटोगे ना 2 पीस तो बनेगा, 2 नई सरफेस तो बनेगा, और 2 नई सरफेस है ना वो प्लेन ही होगा, प्लानर सरफेस होगा। मान लो ये रहा तुम्हारा क्रिस्टल, उसको मैंने काट दिया, ऐसे काट दिया, तो ये रहा 2 छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। ये जो नई सरफेस क्रिएट हुआ ना, ये रहा तुम्हारा प्लानर सरफेस, ये रहा तुम्हारा प्लानर सरफेस। लेकिन अमॉर्फस में क्या होगा, वो कर्व सरफेस बन जाएगा। मान लो इसको तुमने काट दिया, 2 पीस कर दिया, 2 पीस से क्या होगा, ये एक देखो, ये एक रफ सरफेस बन जाएगा, ये एक रफ सरफेस बन जाएगा, कर्व सरफेस बनता है, ठीक है। इसके पास हाई डेंसिटी होगा, जब परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है तो हाई डेंसिटी होगा, क्योंकि इफेक्टिव पैकिंग है, हाई डेंसिटी। इसके पास लो डेंसिटी होगा। जैसे कि मान लो 2 बच्चों को कुछ बॉल्स दिया गया कि दोनों को कहा गया कि तुम उसको 1000 बॉल दिया गया, 1000 बॉल दिया गया, कहा गया कि तुम उनको लेके कमरे में उसको अरेंजमेंट करो। एक बंदा गया, पहले जो कमरे में वो जो दीवार के पास में वो लाइन करके सजा के रखा, दूसरा लाइन बनाया, तीसरा लाइन बनाया, ऐसे लाइन बाय लाइन मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट किया, उसके ऊपर में रखा, ऐसे ही 1000 बॉल को उसी घर में रखा। दूसरा गया, उसी घर को फेंका, बाहर से फेंका, 1000 को फेंक दिया। देखो इसमें परफेक्ट अरेंजमेंट, ये है क्रिस्टलाइन। उसमें क्या है, परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है। उसमें क्या, ज़्यादा स्पेस अनऑक्युपाइड रह जाएगा, ज़्यादा स्पेस अनऑक्युपाइड मीन्स भर्ड्स इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें भर्ड कम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसका हाई डेंसिटी, दिस सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड दिस सॉलिड्स हैव लेस डेंसिटी और लो डेंसिटी, लेस डेंसिटी। यहाँ पे भर्ड इज लेस, नंबर ऑफ भर्ड्स इज लेस, here void is more, ठीक है। Another important property is crystalline solids show anisotropism. They show anisotropism. Anisotropism property means the physical properties like stress, strain, conductivity, refractive index. These are the properties, physical properties. If these properties have different values in different directions, remember very important, the properties, देखो ये रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड, मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी का वैल्यू जो भी होगा, इसी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का वैल्यू अलग होगा, इसी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का वैल्यू अलग होगा। अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज का वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस विथ डायरेक्शन, then it is called as a anisotropism or anisotropic properties. यहाँ आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक मीन्स जिधर देखो डिजॉर्डर है, सो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज इन ऑल डायरेक्शंस, ऑलमोस्ट सिमिलर, सो इट इज आइसोट्रोपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोट्रोपिक। दिस इज अनिसोट्रोपिक, राइट, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज have different values in different directions. It has crystal symmetry. Crystal symmetry means you can cut this crystal into 2 equal halves. You can cut this crystal into 2 equal halves. You cannot cut this crystal into 2 equal halves. आप इसको equal half नहीं कर सकते हैं, इसको आप equal half कर ही सकते हैं, ठीक है। और it has definite heats of fusion. Definite heats of fusion मतलब मान लो इसी सॉलिड को 2000 कैलोरी हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए, 2000 कैलोरी हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए, 2000 तो 2000 ही चाहिए, ना कि 1 कैलोरी कम या ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे बार्गेनिंग होता है ना, ये बार्गेनिंग होता है, ये तो इंडियन क्वालिटी है ना, बार्गेनिंग होता है। यहाँ पे कोई बार्गेनिंग मीन्स फिक्स्ड हीट्स ऑफ फ्यूजन, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ये रहा सारी प्रॉपर्टीज। ऑर्डरनेस, डिजॉर्डरनेस, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, don't have sharp melting point, on heating it becomes soft and then melt at a range of temperature. Next is rough to touch, slippery or greasy to touch, high density, low density, shows anisotropism, so isotropism, definite heats of fusion, don't have definite heats of fusion.
It has crystal symmetry, does not have crystal symmetry. Less number of heads, more number of heads. Example, sodium chloride, potassium chloride, कुछ भी ले लो, sodium chloride, NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड etc. अमरफस में क्या है, तुम्हारा ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, दीज आर ऑल अमरफस सॉलिड्स. एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग्स इनटू क्रिस्टलाइन और अमरफस. अब बताओ, डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्लास, शुगर, स्टार्च, पीवीसी, आईसी, रबर. अब बताओ, डायमंड क्या होगा, जल्दी बताओ. डायमंड होता है क्रिस्टलाइन. क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन. ग्लास इज अमरफस, बोथ आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दोनों सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, लेकिन क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन, ग्लास इज अमरफस. शुगर क्रिस्टलाइन, स्टार्च अमरफस. पीवीसी जितने प्लास्टिक्स है, जितने पॉलीमर्स हैं, वो तुम्हारा अमरफस. आईसी क्रिस्टलाइन, रबर अमरफस. राइट. नेक्स्ट देखो, अनिसोट्रोपिज्म, जो मैंने बताया. अनिसोट्रोपिज्म मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज of crystalline solids which have different values in different directions. ठीक है. And anisotropism is only shown by, exclusively shown by crystalline substances. It can never be shown by amorphous solids. ये बात याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. Now let us discuss about the classification of क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ज़्यादातर सॉलिड्स क्रिस्टलाइन होते हैं और हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. अमोर्फस से हमारा कोई लेना देना नहीं. अमोर्फस वो ग्लास के स्ट्रक्चर में होता है, वो हमारे सिलेबस से नहीं है. वी शुड फोकस आवर डिस्कशन ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो लेट अस डिस्कस इट्स ए टाइप एंड दैट इज, लेट अस क्लासिफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके. द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स. ध्यान से सुनना मेरे बात और समझने की कोशिश भी करना साथ साथ. ठीक है. पहला आयनिक सॉलिड. दूसरा कोवालेंट सॉलिड. तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड. एंड फोर्थ वन इज योर मेटालिक सॉलिड. सो द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी आयनिक, कोवालेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक. चारों तरह से डिवाइड कर सकते हैं. आयनिक सॉलिड्स मतलब क्या? आयनिक सॉलिड्स मीन्स द पार्टिकल्स आर cations and anions. Means the constituent particles are cations and anions. You know, cations and anions are held strongly, tightly together by Coulombic force of attraction F equal to K into Q1 Q2 by R square. Means force of attraction is very, very strong. ठीक है. Just because very strong force of attraction, strong force of attraction, these ionic solids have a high melting point. They have a high melting point and a boiling point. Obviously, more energy is required to break that strong force of attraction. उसको तोड़ने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही चाहिए, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फोर्थ वन देखो, दे आर रिजिड and a hard and also brittle. Rigid, hard and brittle. Brittle means if you hit it with a hammer, किसी hammer से अगर उसको पीटोगे तो it will break into 1000 pieces. टुकड़े हो जाएंगे. देखो, ये अपोजिट वाली बात है ना. नहीं, हार्ड, रिजिड और फिर टूट जाता है. कैसे? देखो, काटायन अनायन ऐसे ही पैकिंग हुए हैं. काटायन फॉलोड बाय अनायन, काटायन के नीचे अनायन, काटायन, ये अनायन के नीचे काटायन, अनायन काटायन और अनायन काटायन. दिस वे दीज आर पैक्ड. देखो, मैं एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ. देखो, सो आयनिक सॉलिड्स, इन आयनिक सॉलिड्स यू सी द आयन्स आर पैक्ड इन दिस वे. ऑपोजिटली चार्जड आयन्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड. ठीक है. when you heat it और if you apply stress, अगर आपने उसको पीटा किसी हथौड़े से, क्या होगा? So one layer of or one line of ions will slide over another line of, or one layer of ions will slide over another layer of ion. देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव,
they are tightly held, opposite charge ions they held each other very tightly. अगर आपने उसको थोड़ा सा पीट दिया, ठोक दिया उसको, देखो क्या होगा, द वन लाइन ऑफ ion or one layer of ion will slide over another layer. उससे क्या होगा, तो ये थोड़ा सा अगर हट गया यहाँ से, देखो पॉजिटिव चार्ज विल कम क्लोजर टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल कम क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज, मीन्स सिमिलर चार्जेस विल कम क्लोजर टू ईच अदर, सिमिलर चार्ज पास पास में आ जाएंगे, एंड यू नो सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, दे विल स्ट्रांगली रिपेल. ठीक है, थोड़ा सा उसको अगर तुमने हिला दिया वो हिल जाएंगे, मतलब कि सारे के सारे लेयर बिकॉज ऑफ रिपल्सन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन्स इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. लेकिन ये हार्ड एंड रिजिड है. ठीक है, दूसरा बात रहा उनका जो प्रॉपर्टीज देखो, और दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि ऑल आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रस एनर्जी. जिससे आयनिक सॉलिड के पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, नहीं होता है. सिल्वर क्लोराइड हो, बेरियम सल्फेट हो, लेड एसीटेट हो, ये सारे सब्सटेंस इतने आसान से लेड सल्फेट भी होगा और कैल्शियम फॉस्फेट भी होगा, ये सारे आयनिक सब्सटेंस दे आर वेरी आयनिक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स, बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे हैव हाई लैटिस एनर्जी. और दो आयनिक सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर हो जो हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी. ये बात याद रखना, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो आयनिक सॉलिड पानी में घुल जाएगा. ठीक है, हार्ड एंड रिजिड, ब्रिटिल एंड हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी इफेक्टिव पैकिंग होगा ही होगा, क्योंकि लेस वॉल्यूम में more particles are arranged, more particles are packed. That is why it has high density. And they don't conduct electricity in solid state. They don't conduct electricity in solid state. But if you heat it, if you give heat, if you apply heat, then the ions will separate. Ions will begin to move. Ions are charged particles. You know, when a charge moves, means current flows. So that means in their molten state, or if you put it in water, if it is soluble in water, then ions are also free. Ions भी फ्री हो जाएंगे और वो सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करेगा. नहीं तो उसको हीट कर दो, हीट करो, हीट करो, हीट करो, तब उसके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा. आयंस विल बी मेड फ्री, देन करंट विल पास थ्रू इट. राइट, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट. कोवैलेंट, देखो एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, KCl एटसेट्रा. कोवैलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स. याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट bonds, or we call it covalent force of attraction. These are non-volatile, but these are also non-volatile. These are also hard and rigid, right? And also high melting point and boiling point. That depends upon if it is a polymeric solid. If it is a polymeric solid, then it will have higher melting point and boiling point than ionic solid. से ये बात ध्यान से सुनना है बात. अगर ये कोवैलेंट सॉलिड है, पॉलीमरिक सॉलिड है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और नॉर्मली कोवैलेंट सॉलिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड्स अगर वो इफ इट मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, अगर वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तब वो सॉल्युबल होगा, नहीं तो नॉर्मली दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. एग्जांपल दे सकते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट. ठीक है, ग्राफाइट के पास जानते हो इट इज मेड ऑफ कार्बन and each carbon is sp2 hybridized and each carbon is having one unutilized or unhybridized electron or one electron present in each hybrid orbital in atomic orbital, and because of that free electron it conducts electricity. उसके बाद कुछ अलग है. ठीक है, सो एग्जांपल दे सकते हैं डायमंड, ग्राफाइट एटसेट्रा. ठीक है, molecular solid means these solids are made of molecules. These solids are made of molecules, and molecules are stable species. Molecule अगर stable species है तो molecule के अंदर में जो force of attraction that will be weak, and that is Van der Waals force of attraction. Van der Waals force. Third one,
These are soft solids. These are soft and volatile. Soft and volatile. They have low MP and BP, low melting point, and a boiling point because low energy, because of less force of attraction, less energy is required to break that attraction and to make the molecules free. They are bad conductors of electricity, heat and electricity. Example, ice means made of water. देखो, ice is made of water, water. ठीक है, because of hydrogen bonding. All these things you know from chemical bonding topic. Next is dry ice. Dry ice means solid carbon dioxide, iodine, camphor, ये सारे के सारे, और sugars, glucose, etc. They are all molecular solids. They are soft, volatile, low melting point, boiling point, bad conductor of electricity. ठीक है, molecular solids these are. If they form hydrogen bonding with water, they can also be soluble. Metallic solid means metals, they exist in a solid state, and you know, except mercury, most of the metals are, almost all metals are they exist in solid state. मर्क्यूरी को छोड़कर सारे सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, कोई भी सॉलिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो. मैंने देखो एक आयरन का पीस ले लिया. सपोज मैंने एक आयरन का पीस ले लिया. आप भी गोल्ड ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, प्लेटिनम, कुछ भी मेटल आप ले सकते हैं. देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक आयरन का पीस लिया. देखो उसके अंदर में आयरन का, सपोज एक आयरन का पीस, मैं अभी बता रहा हूँ कि एक मेटल है. उसके अंदर में व्हाट आर द पार्टिकल्स, हाउ आर द प्रेजेंट. देखो अगर ये आयरन है, यू नो मेटल्स हैव लो आयनस एनर्जी, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, ईच मेटल आइटम अपने जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो छोड़ देते हैं. बिकॉज लो आयनस एनर्जी ऑन ऑब्जर्विंग एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फियर सराउंडिंग, दे लीव देयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दे लीव देयर इलेक्ट्रॉन्स. देखो यहाँ पे क्या होता है, आयरन अपना दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस सेल से दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है. छोड़ने के बाद वो Fe2+ बन जाता है. Fe2+, ऐसे ही. ठीक है, उसको कहते हैं कर्नेल्स. उसको क्या कहते हैं, कर्नेल्स. वी कॉल द पॉजिटिवली चार्ज मेटल cations, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस आर कॉल्ड एज कर्नेल्स. जिधर देखो कर्नेल ही कर्नेल है, कर्नेल. दीज आर ऑल कॉल्ड एज कर्नेल्स. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने छोड़ दिया, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्रीली प्रेजेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द क्रिस्टल. चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स ही, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कोई समुद्र है, जिधर देखो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. ठीक है, और कर्नेल्स बैठे हैं, अपनी जगह पर बैठे हैं. दे ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन इन द लैटिस में वो फिक्स जगह लेके बैठ गए. चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो मेटल की बॉन्ड क्या है मेटल की बॉन्ड? ये तो भांडवाल फोर्स, ये तो कोवलेंट फोर्स, ये तो आयनिक फोर्स. यहाँ पे क्या है, जो कर्नेल पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं मोबाइल, बिकॉज वो घूमते रहते हैं. दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, कर्नेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन बीच में जो अट्रैक्शन, दैट इज मेटालिक बॉन्ड. जैसे कि भगवान कृष्ण ने, कहता है ना, लाखों गोपियों के बीच में वो रहते थे, और भगवान कृष्ण जी और गोपियों के बीच में जो अट्रैक्शन था ना, उसी तरह ये जो कृष्ण है ना, कर्नेल यहाँ पे कृष्ण है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ना, वो गोपियाँ हैं. उनके बीच में वही भाव है, वही अट्रैक्शन है. यहाँ पे वही अट्रैक्शन को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड. अगर कर्नेल छोटा सा साइज हो, स्मॉल साइज हाई चार्ज होगा ना, तो कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो मेटल हार्ड एंड रिजिड होगा. ठीक है, देखो और क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हो. मेटल्स ऑफ शाइनिंग सरफेस, व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दे ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड अंडरगो वाइब्रेशन. उनके बीच में वाइब्रेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन दे एमिट एनर्जी. Because of that vibration, they emit energy, and that emitted energy produces shining surface. Metals have shining surface, and you know they are good conductors of heat and electricity. ये तो हम समझाते हैं. Because of free electrons, वही free electrons, they are good conductor of heat and electricity. They are also malleable and ductile. Malleable property means if you heat a metal,
इफ यू हीट ए मेटल, किसी मेटल को गर्म करो, उसको पीटो, हैमर से पीटो, वो क्या कहते हैं उसको ना, दे विल बी कन्वर्टेड टू शीट्स, थिन शीट्स बन जाएंगे। और डक्टाइल प्रॉपर्टी मीन्स यू कैन ड्रॉ स्मॉल वायर्स फ्रॉम द मेटल्स, उसको कहते हैं ब्रिटिल, दैट इज कॉल्ड ductile property and a malleability property. And metals are of course sonorous, metals are of course sonorous. So these are the properties of metals, you know, ठीक है. So in total crystalline solids are divided into 4 categories: ionic, cobalt, molecular और metallic, ठीक है. अब देखो, मैं वही अनिसोट्रोपिज्म के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आने के भी संभावना है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ. व्हाई अनिसोट्रोपिज्म, व्हाई द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. मान लो ये तुम्हारा काटायन, ठीक है, मान लो ये काटायन और आनायन को मैंने ऐसे दिया, और काटायन आनायन काटायन आनायन काटायन आनायन काटायन, इसके पास में आनायन, ये रहा काटायन, इसके पास में आनायन, और ये रहा इस ऐसा ही होगा, ठीक है, ये रहा काटायन, इसके पास आनायन, और ये रहा, ठीक है, अपोजिट चार्ज, ऐसे मान लो, और यहाँ पे सर्कल, इसके नीचे डॉट दे दो, सर्कल डॉट सर्कल डॉट डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल. मान लो सर्कल इज योर काटायन एंड डॉट इज योर आनायन. देखो ऐसे ही कुछ आयनिक क्रिस्टल, एक आयनिक क्रिस्टल, और क्रिस्टल सॉलिड की बात मैं कह रहा हूँ. देखो, इफ यू लुक, सपोज दिस इज पॉइंट ए, इफ यू मूव अलोंग दिस साइड, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश भी करना. देखो देखो देखो, इसी साइड में अगर आप मूव करोगे तो देखो ऑल्टरनेटिवली द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, प्लस माइनस काटायन आनायन काटायन आनायन. देखो अरेंजमेंट कैसा है, ऑल्टरनेट. In this direction, if you move, you see here you see only cations, cations, cations. If you move in this direction, you see only anions, anions, anions. So in this side cation, anion, cation, anion. In this side only cations, in this side only anions. Means see, in different directions the arrangement is not same. ठीक है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट अगर एक ही नहीं है, अरेंजमेंट बदल रही है, तो प्रॉपर्टी तो बदलेगा ही, बिकॉज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट. ये रहा तुम्हारा अनिसोट्रोपिज्म. लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कहाँ पे, अमोर्फस में. अमोर्फस में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं आइसोट्रोपिज्म. जिधर देखो डिजॉर्डर, इस साइड में जाओ डिजॉर्डर, इस साइड में जाओ डिजॉर्डर, इसी साइड में जाओ डिजॉर्डर, जिस साइड में जाओ चारों तरह ही डिजॉर्डर ही डिजॉर्डर है, इसीलिए उसको कहते हैं, उसका जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक. और ये रहा अनिसोट्रोपिज्म और अनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली शोन बाय crystalline solids. Okay. To study the whole property of a crystal, क्रिस्टल का, किसी भी क्रिस्टल का सारे के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमको किसी की सहारा और सहायता लेने की जरूरत है, हेल्प लेने की जरूरत है, और उसी की मदद से हम सारे के सारे क्रिस्टल का प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं. क्या है, देखो कुछ बेसिक टर्म्स हमको सीखना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा. देखो व्हाट आर द बेसिक टर्म्स. नंबर 1 इज योर यूनिटी सेल, यूनिटी सेल. नंबर 2 लैटिस, थर्ड इज लैटिस पॉइंट. लैटिस मीन्स स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं, स्पेस लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस, कुछ भी कहो, क्रिस्टल लैटिस. देखो व्हाट इज यूनिटी सेल, व्हाट इज यूनिटी सेल. मान लो मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, देखो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, जैसे कि सपोज दीज आर द पार्टिकल्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन दिस वे दे आर अरेंज्ड. देखो फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सपोज वी हैव टू सब्सटेंसेस, मान लो सब्सटेंस ए, दिस इज सब्सटेंस ए एंड अनदर सब्सटेंस इज बी. देखो ध्यान से देखो, और ये दीज आर मेड ऑफ एटम्स. एटम से पहले एक लाइन में अरेंज सपोज इन एक्स डायरेक्शन दे आर अरेंज्ड, एंड वर्टिकली बिलो अनदर लाइन इज क्रिएटेड हियर. देखो जस्ट उसके नीचे सेकेंड लाइन, उसके नीचे थर्ड लाइन,
देखो ऐसे ही मान लो, ठीक है। और एक लाइन भी बना देता हूं, 2 3 4 5। मान लो ये जो इतने सारे एटम्स है ना, दीज आर ऑल एटम्स, मैंने उसको ऐसे ही लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिखना। मैंने ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया। सो आई रिप्रेजेंट ऑल द एटम्स, आई रिप्रेजेंट ऑल द एटम्स बाय डॉट्स, by dots, points by points or dots। देखो this is the arrangement, real arrangement of particles and it is its representation, ठीक है। और एक लाइन भी बना लेते हैं, उनके बीच में रियली में इतना दूरियां नहीं है, पास पास में। मान लो, समझने की कोशिश करो। सपोज मैंने यहाँ पे एक ये छोटा सा यूनिट को सिलेक्ट किया। देखो क्रिस्टलन में क्या होता है, क्रिस्टलन में जिधर देखो सेम अरेंजमेंट, कोने से देखो एक ही जैसा अरेंजमेंट है, इसी साइड से देखो अरेंजमेंट एक ही है, ऊपर से देखो एक ही अरेंजमेंट है, जिधर देखो इतने एक ही जैसा अरेंजमेंट है। सुनो ध्यान से, एक क्रिस्टल में करोड़ और करोड़ के पार्टिकल्स है, करोड़ एंड करोड़ ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल। हम कैसे उसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वी सिलेक्ट, देखो जिस साइड से देखो अगर ऐसी एक ही जैसा अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट अगर एवरीवेयर है, इफ इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, देन क्या होगा? किसी एक अरेंजमेंट को उठा के ले लो, हम किसी अरेंजमेंट को, छोटा सा अरेंजमेंट को उठा के ले लेते हैं, देखते हैं वही अरेंजमेंट, इसके अंदर में क्या है अरेंजमेंट। अगर वही अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है, वही अरेंजमेंट हर जगह में प्रेजेंट है, चारों तरफ प्रेजेंट है, तो मान लो उसी जो डिफाइंड स्पेस, दिस इज द डिफाइंड स्पेस, स्मॉल डिफाइंड स्पेस में जैसे तरह अरेंजमेंट होगा ना, वही अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल भी होगा। उसी को कहते हैं यूनिट सेल। मान लो ये कि छोटा सा डिफाइंड स्पेस मैंने ले लिया और यहाँ पे भी एक्सटेंशन कर लो। देखो ध्यान से सुनना, ये मान लो कि डिफाइंड स्पेस मैंने ले लिया। देखो अगर इसको मैंने, ये रहा एक्स डायरेक्शन, अगर मैं उसको एक्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ, मेरा फिर दूसरा आ गया, तो ये रहा ये डिफाइंड स्पेस, ये रहा डिफाइंड स्पेस, उसको मैं इसी साइड में एक्सटेंशन करूँ तो मुझे मिल जाता है। देखो अगर इसी साइड में एक्सटेंशन करूँ ये भी मिल जाएगा, इसी साइड में जाऊँ तो ये भी मिल जाएगा, और इसी साइड में आऊँ ये भी मिल जाएगा, ऊपर से जाऊँ वो भी मिल जाएगा, और कोने पे जाऊँ, देखो इफ आई मूव इन दिस कॉर्नर अगेन आई विल गेट दिस अरेंजमेंट। इसी साइड में जाऊँ, एक्स एक्सिस में जाऊँ तो वही अरेंजमेंट, ठीक है। वाई में जाओ वही अरेंजमेंट, जेड में जाओ वही अरेंजमेंट, जिधर जाओ वही अरेंजमेंट। मीन्स दिस डिफाइंड स्पेस इज रिपीटेड है, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन। सो इफ स्मॉल यूनिट, small defined space is repeated in 3-dimensional way, and that give rise to your lattice, that gives rise to the lattice। दूसरा देखो, सपोज दूसरा ये रहा तुम्हारा सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल, जहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में जो एटम्स है, सेकेंड लाइन एटम्स आर प्रेजेंट इन द डिप्रेशंस, उनके बीच में जो डिप्रेशंस, जैसे ऐसे ही सेकेंड लाइन का जो पार्टिकल्स है दे आर प्रेजेंट इन द डिप्रेशंस, ठीक है। दीज आर द डिप्रेशंस। देखो ये डिप्रेशन में ये सारे के सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। सेकेंड लाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिप्रेशन ऑफ सेकेंड लाइन, ऐसे ही। देखो इनके जो डिप्रेशन में ये रहा ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक मैंने एक जैसे देखो एक पैरेललोग्राम, देखो एक ऐसे ही मैंने बनाया। सपोज आई सिलेक्ट दिस डिफाइंड स्पेस। अगर देखो मैं उसको अगर यहाँ से एक्सटेंशन करूँ तो मुझे भी मिलेगा, मुझे इसी साइड से भी मिलेगा वही, और इसी साइड में आऊँ तो वो भी मिलेगा मुझे, इसी साइड में जाऊँ तो वो भी मिलेगा, इसी साइड में जाऊँ वो भी मिलेगा। दैट मीन्स दिस यूनिट डिफाइंड स्पेस इज रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शंस। इसी डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो मान लो ये कि दूसरा क्रिस्टल है, दिस इट हैज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, इसका भी डिफरेंट अरेंजमेंट। सो कहने का मतलब कि सारे के सारे क्रिस्टल का प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सारे के सारे क्रिस्टल का जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा सा यूनिट सिलेक्ट कर लो, छोटा सा यूनिट, अगर इफ दैट इज रिपीटेड, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर इफ इट इज रिपीटेड एवरीवेयर and that repetition gives rise to lattice, and that lattice when repeated in 3-dimensional
manner gives you the crystal. देखो that is called unit cell. And important, very important is unit cell carries all the properties. Unit cell carries all the properties of crystals. देखो ये रहा तुम्हारा lattice. The whole arrangement, this is called lattice. What is lattice? The array of lattice means array of points which on repetition in a three-dimensional space gives whole crystal. कहने का मतलब ध्यान से सुनना, यूनिटी सेल upon repetition gives a crystal lattice or lattice, and lattice on three-dimensional repetition give you whole crystal. That means the arrangement in the crystal, arrangement in unity cell is equal to arrangement in a lattice and is equal to arrangement in a whole crystal. So unity cell का सबसे बड़ा important property है कि it carries all the properties of a whole crystal. सारे के सारे क्रिस्टल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे हम चावल उबालते हैं ना, चावल का कंडीशन जानने के लिए 1 या 2 चावल लेके टेस्ट कर सकते हैं. दैट गिव्स इंडिकेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ होल राइस. उसी तरह यूनिटी सेल ऐसा होना चाहिए, स्मॉल डिफाइंड स्पेस सिलेक्शन करना चाहिए. कहाँ से सिलेक्शन करेंगे? वो लैटिस से ही हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ताकि वो सारे के सारे इट सेल्फ कैरीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल को अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट यूनिट सेल. यूनिट सेल तक एक क्रिस्टल में तो कई लार्ज नंबर, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो सकते हैं, लेकिन गुड यूनिट सेल इज दैट वन व्हिच carries all the information. Means properties of whole crystals, means properties of a whole crystal is equal to properties of a lattice and equal to property of a unity cell. Means सारे के सारे क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज और सारे के सारे लैटिस का प्रॉपर्टी के साथ बराबर होता है, और लैटिस का जो प्रॉपर्टीज वो यूनिटी सेल का प्रॉपर्टी के साथ बराबर होता है. तो इन टोटल यूनिटी सेल्स ऑन रिपीटेशन, ध्यान रहे यूनिटी सेल ऑन रिपीटेशन, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना. बहुत ही ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा. सॉलिड बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. तो यूनिटी सेल ऑन रिपीटेशन इन थ्री डायमेंशनल वे, जैसे मैंने अभी दिखाया, गिव्स यू लैटिस, दिस इज लैटिस, एंड लैटिस अपॉन repetition in a three-dimensional way gives you crystal. ठीक है. and a unity cell carries all the properties of a crystal. means crystal का property lattice का property के साथ बराबर, और lattice का property unity cell का property बराबर, and they have all similar properties. जो crystal का property वही lattice का property, वही unity cell का property. ठीक है. hope you must have clearly understood the topic. अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू ऑल, थैंक यू.